जरा सोचिए, एक ऐसा प्रदेश जहां से सम्राट अशोक ने दुनिया को प्रशासन का पाठ पढ़ाया, जहां से चंद्रगुप्त मौर्य ने सत्ता का स्वरूप बदला। एक ऐसा बिहार जो आजादी के बाद भी देश का सबसे अनुशासित और सुशासित राज्य कहलाता था, आज उसी बिहार को अराजकता की प्रयोगशाला कहा जाने लगा है। आखिर ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ और क्या अब बिहार फिर से उठ खड़ा हो सकता है? यह बड़ा सवाल है। कहते हैं कि सम्राट अशोक से लेकर आज तक बिहार की राजनीति कई उतार चढ़ाव की गवाह रही है। जंगल राज से सुशासन तक और सुशासन से अराजकता तक बिहार की राजनीति में कई दिलचस्प मोड़ हैं। इस वीडियो विश्लेषण में आज हम आपको लेकर चलेंगे बिहार की 2000 साल पुरानी प्रशासनिक विरासत की यात्रा पर। पड़ताल करेंगे 2025 के सियासी परिदृश्य की और भी बहुत कुछ। आप अंत तक हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं KKN लाइव। मैं हूं कौशलेंद्र झा। खबरों की खबर और लीक से हटकर खबर के सेगमेंट में आपका स्वागत है। वह साल था 1973 का। गुजरात में छात्रों का एक बहुत ही छोटा समूह सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर जाता है। शुरू होता है एक आंदोलन, बहुत ही कमजोर और छोटा आंदोलन। गुजरात के शासन और प्रशासन ने छात्रों के इस आंदोलन को बहुत ही हल्के में लिया और इसको दबाने की कोशिश शुरू हो गई। तो कोई नहीं जानता था कि एक दिन यही आंदोलन भारत की मजबूत केंद्रीय सत्ता को हिलाकर रख देगा। उन दिनों केंद्र में श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की मजबूत सरकार चल रही थी। करीब एक साल बाद यानी 1974 में बिहार के कुछ छात्र गुजरात के छात्रों का समर्थन करते हुए सरकार के खिलाफ हो जाते हैं। मतलब छात्र आंदोलन की तपिश अब बिहार में भी महसूस होने लगी थी। छात्रों को अपने आंदोलन को धारदार बनाने के लिए एक नेता की तलाश थी। तलाश पूरी हुई और जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का कमान अपने हाथों में थाम लिया। इसका असर यह हुआ कि श्रीमान चंद्रशेखर, हेमवती नंदन बहुगुणा और मोहन धारिया जैसे कई बड़े और कद्दावर नेता कांग्रेस छोड़कर आंदोलन से जुड़ते चले गए। जल्दी ही जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा बुलंद कर दिया। इसके बाद भारत की राजनीति में एक नए दौर की शुरुआत हो गई। बिहार इस बदलाव का साक्षी बनने लगा था। कहा जाता है कि 26 जून 1975 को जब प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा कर दी, उसके बाद यह आंदोलन और भी धारदार हो गया। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। सरकार के इसी दमन चक्र के बीच बिहार की राजनीति में कुछ युवा चेहरा उभरने लगा था। इसमें लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, सुशील मोदी और अश्विनी चौबे जैसे कई युवा आगे चलकर बिहार की तकदीर और तस्वीर बदलने वाले थे। और यही हुआ। 90 का दशक आते आते बिहार की राजनीति या तो लालू प्रसाद यादव के इशारों पर चली या नीतीश कुमार बिहार की राजनीति की धुरी बन गए। बाकी लोगों ने भी बिहार की राजनीति को इस हद तक प्रभावित किया कि 90 तक बिहार में अपनी मजबूत धमक रखने वाली कांग्रेस नेपथ्य में चली गई। क्या लगता है, यह सब कुछ अचानक हुआ होगा? क्या सिर्फ एक आंदोलन की वजह से बिहार में कांग्रेस की राजनीति कमजोर हो गई? ऐसा नहीं, बल्कि इसको समझने के लिए कुछ पन्ने पलटने होंगे। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes
when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. इसमें कोई दो राय नहीं है कि आजादी के बाद बिहार में कांग्रेस बहुत ही मजबूती के साथ खड़ा हुई थी। वर्ष 1952 में शुरू हुआ यह सिलसिला करीब करीब 1990 तक चलता रहा। हालांकि बीच बीच में कई दौर ऐसे भी आए जब बिहार में गैर कांग्रेसी हुकूमत भी बनी, पर यह दौर अधिक दिनों तक नहीं चला, जल्द ही समाप्त हो गया और कांग्रेस दोबारा से सत्ता में लौटती रही। लेकिन 90 के बाद कांग्रेस क्यों नहीं लौटी, इसको समझने के लिए एक बार फिर पीछे लौटना होगा। कहते हैं कि आजादी के बाद कांग्रेस नेता श्री कृष्ण सिंह, जिनको बिहार के लोग श्री बाबू के नाम से जानते हैं, श्री बाबू ने 1952 में बिहार की कमान संभाली और 1961 तक लगातार बिहार के मुख्यमंत्री रहे। श्री बाबू के समय मोटे तौर पर बिहार की गति बनी रही। इसको आप प्रशासनिक स्थिरता और नव निर्माण का दौर कह सकते हैं। कहते हैं कि श्री बाबू ने जो लकीर खींची उस पर चलते हुए करीब करीब 1990 तक बिहार में कांग्रेस का एक छत्र राज चलता रहा। हालांकि बीच बीच में कुछ समय के लिए बिहार में गैर कांग्रेसी हुकूमतें भी बनी। इसमें जो सबसे बड़ी बात हुई वह थी कांग्रेस की आंतरिक गुटबाजी। कांग्रेस की आंतरिक गुटबाजी की वजह से बिहार में केंद्र सरकार की दखल अंदाजी इतना बढ़ गया कि आगे चलकर बिहार को इसका बहुत नुकसान हो गया। सिर्फ बिहार को ही नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी को भी इसका बहुत नुकसान हो गया। अब तक कांग्रेस पार्टी बिहार में कमजोर भी होने लगी थी। समय रहते इस पर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का ध्यान भी नहीं गया और कांग्रेस इतना कमजोर हो गई कि आज भी वो अपने दम पर बिहार में खड़ा होने की स्थिति में नहीं है। कहते हैं कि आजादी के बाद कांग्रेस नेता श्री कृष्ण सिंह, जिनको बिहार के लोग श्री बाबू के नाम से जानते हैं, श्री बाबू ने 1952 में बिहार की कमान संभाली और 1961 तक लगातार बिहार के मुख्यमंत्री रहे। श्री बाबू के समय मोटे तौर पर बिहार की गति बनी रही। इसको आप प्रशासनिक स्थिरता और नव निर्माण का दौर कह सकते हैं। कहते हैं कि श्री बाबू ने जो लकीर खींची उस पर चलते हुए करीब करीब 1990 तक बिहार में कांग्रेस का At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. जानकार मानते हैं कि श्री बाबू के बाद बिहार में राजनीतिक अस्थिरता का दौर शुरू हो चुका था। वर्ष 1961 से 1990 के बीच 23 बार बिहार में मुख्यमंत्री का बदलना और 5 बार राष्ट्रपति शासन लागू होना कांग्रेस के लिए आत्मघाती कदम साबित हुआ। बिहार की राजनीति का अध्ययन करने से पता चलता है कि 61 से 90 के बीच बिहार में इतनी बार सत्ता का परिवर्तन हुआ कि बिहार की प्रशासनिक प्रक्रिया करीब करीब तहस-नहस हो गई। इस दौरान कांग्रेस पार्टी का संगठन भी बहुत कमजोर हो गया और गुटबाजी के शिकार हो गया। आगे चलकर बिहार कांग्रेस को इसका बहुत नुकसान हुआ। रही सही कसर को इमरजेंसी ने पूरा कर दिया। इसके बाद जो हुआ वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इधर संपूर्ण क्रांति को अपना मुकाम मिल चुका था। बिहार में क्रांति की पहली उपज बने श्रीमान लालू प्रसाद यादव, साल था 1989 का, केंद्र में बीपी सिंह के नेतृत्व में सरकार चल रही थी। प्रधानमंत्री बीपी सिंह ने मंडल कमीशन लागू कर दिया। इससे पिछड़ी जातियां गोलबंद होने लगी। बिहार में लालू प्रसाद ने इसको धार दिया और अपनी पकड़ को मजबूत बना दिया। लालू प्रसाद उन दिनों बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके थे। हालांकि 1997 आते आते चारा घोटाले को लेकर लालू प्रसाद की मुश्किलें अब बढ़ने लगी थी। इसे बचने के लिए लालू प्रसाद ने अपनी पत्नी यानी राबड़ी देवी को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया।
नतीजा बैकडोर से बिहार की सत्ता का कमान उनके हाथों में ही सुरक्षित रह गया। यह सिलसिला 2005 तक चला। इस बीच बीजेपी नेता सुशील मोदी के नेतृत्व में विपक्ष हमलावर होने लगी थी। बिहार में जंगल राज की गूंज सुनाई पड़ने लगा था। यही वो दौर था जब बिहार में विकास की गति लगभग ठहर सी गई थी। अपराध बेकाबू होने लगा और अपहरण तो जैसे आम बात हो चुकी हो। इस सब के बीच 2005 आते आते सत्ता पर लालू प्रसाद की पकड़ अब कमजोर होने लगी। दूसरी ओर बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार का कद तेजी से बढ़ने लगा था। उसी साल यानी 2005 के फरवरी महीने में बिहार विधानसभा का चुनाव होता है। परिणाम किसी के पक्ष में नहीं आता है। हालांकि बीजेपी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करके अपना दांव चल दिया, पर सरकार नहीं बनी। नवंबर में दोबारा चुनाव हुए और बीजेपी की मदद से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री बनते ही नीतीश कुमार ने सबसे पहले बिहार की कानून व्यवस्था को ठीक किया। शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य और बिजली के क्षेत्र में कार्य आरंभ हो गए। इसके बाद नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में ऐसे जमे कि आज भी उनका कोई सानी नहीं है। पिछले 2 दशक से बिहार की राजनीति श्रीमान नीतीश कुमार के इशारों पर ही चल रही है। हालांकि हालिया वर्षों में हालात करवट बदलने लगा है। अपराध पर काबू करना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। प्रशासनिक महकमा में भ्रष्टाचार का आलम यह है कि लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। बिहार के अधिकांश थाना पर बिचौलिया कुंडली मारकर बैठा है। बिहार में आम आदमी की सुनने वाला कोई नहीं है। यह सभी कुछ तब हो रहा है जब बिहार के मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार ही हैं। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज भी बिहार को अपराध मुक्त बनाने का दावा करते हैं, और आरजेडी के नेतृत्व में विपक्ष उनके दावों की पोल खोलने में जुट गई है, पूरी मुस्तैदी से जुट गई है। अपराध की घटनाएं थमने का नाम ही नहीं ले रहा। इन्हीं सब हालातों के बीच इस वर्ष यानी 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। सबकी नजर बिहार पर टिकी है। कहते हैं कि बिहार एक ऐसा राज्य है जिसने दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया। लिच्छवी की राजधानी वैशाली हो या मगध का शासन प्रणाली, इतिहास के पन्नों को पलटे तो करीब 270 ईसा पूर्व मगध क्षेत्र में सम्राट अशोक ने शासन प्रणाली का एक ऐसा ढांचा खड़ा किया जिसकी गूंज आज भी सुनाई पड़ती है। यहां आपको जान लेना बहुत जरूरी है कि मगध मतलब आज का बिहार। कुछ इतिहासकार तो यहां तक मानते हैं कि सम्राट अशोक ने ही पहली बार दुनिया को खुली अर्थव्यवस्था की राह दिखाई थी। हालांकि इसको लेकर कई मत भिन्नताएं भी है, पर इसको सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है कि बिहार सिर्फ इतिहास के पन्नों में समृद्ध रहा है, बल्कि सच तो यह है कि हर दौर में बिहार ने अपनी मजबूत नेतृत्व कौशल की कई इबादत गढ़ी है। आज वही बिहार क्या सच में नेतृत्व की संकट की दौर से गुजर रहा है? बेशक सड़कें बेहतर हुई है, लेकिन पलायन और बेरोजगारी आज भी बिहार की एक कड़वी हकीकत बनी हुई है। अब 2025 में चुनाव होने हैं। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या बिहार दोबारा उस सुशासन की ओर लौटेगा जिसकी नींव सम्राट अशोक ने रखी थी, या फिर बिहार की राजनीति अराजकता की लंबी दौड़ में उलझ कर रह जाएगी।